वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं सामाजिक बुराइयों के बारे में। कल हमने बात की थी हमारी बाल विवाह जो था सामाजिक बुराई। अब हम बात करते हैं दहेज प्रथा या वरमूल्य प्रथा। देखो, बीच में या नहीं लगा है, मैंने या बोला, बीच में है तथा। तो दोनों में अंतर समझना होगा और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो मैं दहेज आपको बता देता हूँ क्या होता है। कि जो दहेज होता है वो लड़की पक्ष के द्वारा या लड़की के जो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा वर और वधू को जो गिफ्ट दी जाती है, सप्रेम जो भेंट दी जाती है, उसको तो हम कहते हैं दहेज। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये बात हो गई दहेज पे। इसके अलावा बात करें कि वर मूल्य क्या है। ये वर मूल्य प्रथा पहले नहीं थी। ठीक है, ये आधुनिक प्रथा है। ये दहेज प्रथा से विकृत होकर निर्मित हुई है। दहेज प्रथा का ही एक विकृत स्वरूप हो गया है ये। तो वरमूल्य क्या होता है? वरमूल्य ये होता है कि इसमें लड़के पक्ष के द्वारा, है ना, लड़के पक्ष के द्वारा विवाह से पूर्व या विवाह के समय एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित वस्तु लड़की वालों से मांगी जाती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वर मूल्य। वर मूल्य यानी लड़के यहाँ बिकते हैं दूल्हों के रूप में। ठीक है, ये बात है। मतलब लड़के ऐसी वस्तु हो गई जो बाजार में बिकती है भाई, है ना। तो मतलब एक वस्तु हो गई लड़का, कोई आदमी नहीं रहा। ठीक है, इंसान नहीं रहा। तो यहाँ पे लड़के बिकते हैं और ये सप्रेम दिया जाता है। ये लड़के को बेचना है और ये सप्रेम है। अंतर आप समझ गए हैं। अब इसके कारण हम जानने का प्रयास करते हैं कि दहेज प्रथा कैसे अस्तित्व में आई। सबसे पहले हम प्राचीन भारत की बात करते हैं। प्राचीन भारत में अगर आप चलते हैं तो दहेज प्रथा एक्चुअल में क्या होता था कि एक परिवार का प्रकार होता है नव स्थानीय में क्या होता है कि वर और वधु विवाह के पश्चात एक अन्य नवीन स्थान पर रहने के लिए जाते हैं। ना तो लड़के के घर ना लड़की के घर, एक तीसरे स्थान पर जाकर रहते हैं। और ऐसे में उन्हें तत्काल संसाधनों की आवश्यकता होती है और उन संसाधनों को पूर्ण करवाते हैं लड़की पक्ष वाले। तो वो उन दोनों को एज ए गिफ्ट कुछ जरूरत के सामान दे दिया करते थे पूर्व में, तो उसको हम दहेज कहा करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और उस प्राचीन भारत में भी ब्राह्मणों को गोदान व कन्यादान दिया जाता था और उसी का स्वरूप फिर धीमे धीमे दहेज हो गया। ये दहेज का एक विकृत स्वरूप है। तो कारण जानने का प्रयास करते हैं। जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र। ठीक है, भारत में जाति प्रथा, भाई भारत में हम कहते हैं कि जात पात कुछ भी नहीं है, सब समान है। बट व्यवहारिक रूप से भारत में आज भी जाति प्रथा उतना ही है जितना कि ये पहले था। इन हाल ही के दिनों में ये जाति जाति कुछ और ज्यादा सुनने को मिली हैं। इन हाल ही के 2014 से वर्तमान जो काल है, यहाँ पे ये जात पात और भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो अब क्या है, जातियां सीमित हैं। ठीक है, और हमारे भारतीय समाजों में 4 गोत्र को टालने की परंपरा है। ठीक है, दादा दादी नाना नानी, ये 4 गोत्र टालने की परंपरा रहती है। तो ऐसे में जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र रहता है। ठीक है, अब जैसे आप सपोज करो एक लड़का है, ठीक है, और उससे शादी की चाह रखने वाले 4 परिवार हैं। ठीक है, तो अब वो सीमित लड़का है, 4 परिवार है। अब इस लड़के के भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे मार्केट में? अब ये क्या बन गया, वस्तु हो गई। अब इनमें से 4 में से जो इस लड़के के ज्यादा पैसे देगा वो इसको खरीद लेगा, बस। तो जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र भी दहेज को बढ़ावा देता है। ठीक है, दूसरा बाल विवाह। भाई देखो, ऐसा है कि बाल विवाह आप कर देते हैं तो एक लंबी लाइफ
लड़की को अपने ससुराल पक्ष के साथ बितानी होती है, तो ऐसे में वो समय समय पर दहेज की यानी रुपया पैसा इनकी डिमांड करने लगते हैं। जय किसी भी नाम पे, भाई लड़का है बिजनेस करना चाह रहा है तो बोलेंगे कि यार आपका जो दामाद है ना ये बिजनेस सेटअप करना चाहता है, आप हेल्प कर दीजिए। फिर स्टाइल और है मांगने का, मुझे यार है ना आप है ना अपने दामाद की हेल्प मत करो, आप तो हेल्प जो करोगे तो आप तो अपनी बेटी की हेल्प करोगे, बेटी का घर ही सुख से होगा, सुख से निर्मित होगा। इस तरह के बड़े स्टाइल होते हैं ये मांगने के भी, ठीक है, वो डेवलप हुए हैं स्टाइल भी। कुलीन विवाह, कुलीन विवाह होता है श्रेष्ठ वर्ग में विवाह करना, उच्च घर में विवाह करना। वर्ग यहाँ पे मैं जाति के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ कुलीन संभ्रांत जो क्षेत्र होते हैं, संभ्रांत जो परिवार होते हैं, उच्च आय वर्ग के परिवार होते हैं, वहां पर अगर हम अपनी लड़की का रिश्ता करना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से डिमांड करते हैं कि यार हमें मिलेगा ना तो हम वहां करेंगे, ये स्थिति होती है। रोजगार एवं प्रतिष्ठा, ठीक है, आज ऐसा होता है कि भाई रोजगार इनके एजुकेशन, एजुकेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई है, ठीक है। और जब लड़का जॉब लग जाता है, जब लड़का जॉब लग जाता है तो लड़के वाले ये सोचते हैं कि जो जॉब लगने में जो पैसा खर्च किया है वो लड़की वालों से वसूल किया जाए। देखो जमाना देखो कैसा आ रहा है, लड़की वालों से क्यों वसूल करोगे यार, आपका बेटा है आपने पढ़ाया उसके काम आएगा, ठीक है। अब लड़की आपको तो विवाह करना ही करना है, मत करो विवाह, लड़के को अकेला रहने दो। बट ये ख्याल नहीं आता है लड़की पक्ष वालों के संदर्भ में, वो ये चाहते हैं कि भाई लड़का गवर्नमेंट जॉब है, इसे हम है ना अच्छी पोस्ट पर है, हम हमारी लड़की इसको सौंपते हैं और अच्छा पैसा दान ये जो भी है दहेज वगैरह ये देना है तो हम ये देते हैं, है ना। तो ये बहुत गलत चीज है, मानसिकता को भी चेंज करना होगा। प्रतिष्ठा, भाई दहेज है ना प्रतिष्ठा की भी बात हो गई है, ना केवल लड़के वालों के पक्ष में, लड़की वालों के पक्ष में भी दहेज प्रतिष्ठा की बात हो गई है। सिंपल सा आप ऐसे लो कि जैसे दहेज है, अब लड़के की शादी हुई, दहेज दिया, जितना भी दिया हो गया, अब लड़के वाले दूसरे लड़के वालों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमारी बेटी का ब्याह में ना तो अत्तो दहेज दियो, थाने के दियो, ऐसे ऐसे कुछ करके। मारवाड़ी में, शेखावटी क्षेत्र में है मारवाड़ी एरिया, तो वहां पे ऐसे मारवाड़ी में उनको बोलते हैं कि तुम मतलब थाने का तो दियो, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो ये होता है। अब प्रतिष्ठा की बात लड़की वालों के लिए भी होगा, लड़की पक्ष वाले जो लड़की का पिता है उसको लड़की के पक्ष वाले बोलते हैं कि यार इतना ही दे रहे हो, अब तो ही दे रहे हो क्या, अब तो ही दे रहे हो क्या, मतलब इतना ही दे रहे हो, ऐसा कुछ करके। तो ये सारी जो सिस्टम है रोजगार एवं प्रतिष्ठा की बात हो गई। हानियां क्या होती है दहेज की, हानियां में है दहेज हत्या। दहेज हत्या देखो ऐसा होता है कि जब लड़की पक्ष वाले ससुराल पक्ष की या लड़के पक्ष की डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं तो वो लड़कियों को प्रताड़ना देते हैं, ठीक है, लड़कियों को प्रताड़ना देते हैं। और एक मिनट कॉल आ रहा है, मैं वीडियो को पॉज। हम बात कर रहे थे दहेज हत्या पे। तो दहेज हत्या लड़की पक्ष वालों को परेशान किया जाता है दहेज के लिए, और डिमांड पूरी नहीं होने पर उसे शारीरिक मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, और ऐसी स्थिति में उनकी हत्या तक हो जाती है, उन्हें जला दिया जाता है। तो ये मतलब अमानवीय जैसे कृत्य होते हैं, उनको करने से वो बाज नहीं आते, समझ में नहीं आता कि वो उन्होंने शादी क्यों की है, पैसे के लिए की है या बहू के लिए की है। तो ऐसे लोग मैं समझ नहीं सकता कि उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है जो इस तरह से करते हैं। आगे हम बात करते हैं आत्महत्या, ठीक है। आत्महत्या में टोंट पड़ते हैं बहू को घर में, टोंट समझते हैं ना, टोंट पड़ते हैं। बड़ी लड़की की शादी हुई, ठीक है, और बड़ी बहू घर में आई, उसने कम दहेज लेके आया, वो पहले शादी हुई थी उसकी, नई बहू आई है वो उससे ज्यादा दहेज लेके आया, तो बड़ी वाले को टोंट, मानसिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। और वो बहुएं, वो लड़कियां आत्महत्या के लिए प्रेरित होती हैं। तो ये स्थिति पैदा हो जाती है, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना आप समझ ही गए। कर्ज, कर्ज लड़की के पिता को कर्ज करना पड़ता है, और कभी कभी कर्ज ना चुकाने की स्थिति में लड़की के पिता
सुसाइड तक, आत्महत्या तक कर लेते हैं। दुखद वैवाहिक जीवन मतलब दहेज, ये नहीं समझ में आता है कि वो परिवार उन्हें बनाना है कि पैसा लेना है। परिवार बनाने के लिए अगर वो शादी करते हैं तो दहेज की आवश्यकता ही नहीं है, दहेज की आवश्यकता ही नहीं है। आपने पशु पक्षियों को कभी दहेज लेते हुए देखा है क्या? कभी भी नहीं ना, ठीक है। कारण है क्योंकि जीवन निर्वाह करना है, जीवन गुजारा करना है, और ईश्वर ने आपको पूरा सक्षम बनाया है, तो आप यार क्यों किसी दूसरे के भरोसे हैं? आप अपने भरोसे रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेवजह दुख, वैवाहिक जीवन को क्या बना लेते हैं? दुखद बना लेते हैं। लड़की के लिए स्पेशली ये वैवाहिक जीवन क्या हो जाता है? दुखद हो जाता है। मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर तलाक तक की नौबत आती है, कभी कभी आत्महत्या जैसी स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। बेमेल विवाह, उच्च वर्ग के जो लड़के होते हैं, उच्च आय वर्ग के जो लड़के होते हैं, अच्छे लड़के जो होते हैं, अच्छे लड़के का मतलब मीन्स मेरा ये नहीं है कि वो बाय नेचर अच्छा होगा। अगर बाय नेचर अच्छा होगा, व्यवहारिक होगा, तो वो दहेज लेगा ही नहीं। अच्छे लड़के से मीन्स मेरा मतलब है कि वो अच्छी पदवी प्राप्त है, अच्छा जॉब है, अच्छा बिजनेस है, ऐसे लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उनके साथ विवाह करना चाहते हैं तो आपको दहेज देना पड़ता है भारी भरकम। और अगर आप दहेज नहीं देना चाहते हैं तो आपकी लड़कियां कुंवारी रह जाती हैं, उनका विवाह नहीं होता। फिर ऐसे में आपको बेमेल विवाह करना होता है, करना पड़ता है। बेमेल विवाह का मतलब होता है कि लड़की की आयु कम है और लड़का अब बूढ़ा हो गया, भाई 40 साल का हो गया, फिर इस तरह से जो विवाह होते हैं वो क्या है? बेमेल विवाह हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अब इस समस्या का हल क्या है। इस समस्या का हल है सामाजिक प्रतिबंध, ठीक है। मतलब समाज को क्या बनना होगा? व्यवहारिक होना होगा, ठीक है। उन्हें ये समझना होगा कि यदि लड़की को हम दहेज, लड़की के साथ हम दहेज देंगे तो पॉसिबल है कि, या दहेज लेंगे हम तो हो सकता है कि उन्हें देना, दहेज देना भी पड़े। और ये भी एक विकृति है समाज की कि आप जब लड़की से, अपनी बड़ी लड़की के विवाह में दहेज देते हैं तो अपने लड़के की विवाह में दहेज लेते हैं, तो क्या हमने दिया भी तो था, हम ले रहे हैं, अब क्या गलत कर रहे हैं? तो ये स्थिति भी बहुत विकृत है। तो समाज को प्रतिबंध लगाना होगा कि दहेज लेना और देना पूरी तरह से मना करेंगे, और अगर ऐसा कोई करता है समाज में तो उसका बायकाट कर दें, समाज से बहिष्कृत कर दें। ये अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना ही होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में, मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में शादी कर सकता है। ये तो हमारे भारत में ही ऐसा है, ठीक है। फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनमें ये जात पात धर्म ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां कोई भी किसी को भी पसंद करता है और कर लेते हैं विवाह, ठीक है। बस ये स्थिति, तो अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना होगा ताकि बेमेल विवाह ना हो और जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र ना रहे और जीवन साथी क्या हो? विशाल हो। ओके। लड़कियों को शिक्षा, लड़कियों को स्वतंत्र बनाना होगा, लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा, ठीक है। जिससे वो दहेज लेने वाले लड़के से विवाह के लिए मना कर दें, ठीक है। तो लड़कियां जब अपने पैरों पे खड़ी होंगी, शिक्षित होंगी, तो वो इस समस्या का हल खुद ढूंढ पाएंगी। स्वतंत्रता, लड़के और लड़कियों को स्वतंत्रता देनी चाहिए विवाह की। जहां आप उचित समझते हैं वहां विवाह कीजिए। कारण है क्योंकि वो भी अब अपनी सोचने समझने की शक्ति उनमें विकसित हो गई है, वो अपना भला बुरा समझने लगे हैं। और आज का जो आधुनिक समय है वो तो स्वतंत्रता देने के लिए ही है, ठीक है। और स्वतंत्रता के साथ हम इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। अब भारतीय जो कानून है वो भी, कानून क्या करता है? इस समस्या का हल निकालता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 20 मई 1961 में पूरे भारत में लागू हुआ था। 1984 और 1986 में इसमें संशोधन किया गया था। इसकी मेन थीम मैं बता देता हूँ क्या है कि 20 मई 1961 में ये जो अधिनियम लागू हुआ, इसमें ये हुआ कि दहेज लेने, दहेज देने, दहेज लेते हुए पाए जाने, दहेज देते हुए पाए जाने, चाहे वो वरमूल्य हो चाहे दहेज हो, दोनों। दूसरी बात, अगर दहेज देने या लेने के लिए प्रेरित करने, दहेज प्रत्यक्ष रूप से मांगने, वो फूफा वाली बात बताई थी, ये बीच में ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, बीच में यही काम करते हैं गड़बड़, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो उससे संलिप्त पाए जाएं उन्हें 5 वर्ष की सजा व 15,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अब बहुत ही शानदार एक चीज इसमें जोड़ी गई है
इंडियन पैनल कोड 304B ये बहुत शानदार व्यवस्था करता है। यदि लड़की के विवाह की 7 वर्ष की अवधि के भीतर, लड़की के विवाह की 7 वर्ष की अवधि के भीतर लड़की की आकस्मिक या असामान्य, हम बोलते हैं आकस्मिक असामान्य परिस्थिति में अगर उसकी डेथ होती है तो समस्त लड़की के ससुराल वालों को प्रमाण पत्र देना होगा, अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा। ठीक है। और अगर वो नहीं कर पाते हैं, इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें दहेज, उन पर दहेज हत्या का केस लगेगा और उन्हें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। तो 7 वर्ष की इसमें जो टाइमिंग है वो फिक्स करी है भारत सरकार ने। ये हो इसमें ना चेंज होना चाहिए। 7 वर्ष क्यों भाई, 15 साल तक करे, 15 साल उसके बाद मुझे लगता है कि सारा सेटअप हो जाना होता है, तो 15 साल कर दे इसको सरकार बढ़ा के। ठीक है कि 15 साल की आयु तक अगर कोई 15 साल की आयु नहीं, सॉरी 15 साल की टाइम लिमिट तक, तो विवाह के पश्चात अगर असामान्य परिस्थिति में हत्या या मृत्यु होती है तो उसे दहेज हत्या माना जाए और ससुराल पक्ष को प्रमाण देने के लिए मजबूर किया जाए कि आप प्रमाणित करें कि वो दहेज हत्या नहीं है या मतलब वो नेचुरल डेथ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी एक और बुराई हमने खत्म की है, सामाजिक बुराई। और ये आप ही पर निर्भर करता है कि आप इस बुराई को अपने फ्यूचर में कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज का केवल कानूनी हल नहीं हो सकता है, कोई भी चीज का केवल कानूनी हल नहीं हो सकता है। ये एक दृढ़ता का परिचायक होता है, आपको दृढ़ बनकर ऐसी समस्याओं का समाधान करना होता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम कल इसी टाइम पे। थैंक यू एंड जय हिंद।